नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर गए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री कश्मीर घाटी का दौरा कर रहे हैं। वहां पर वो परिवारवाद पर काफी तीखी टिप्पणी उन्होंने की। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में काफी लोग उन्हें सुनने पहुंचे। मोदी ने कहा कि एक जमाना था जब देश के जो कानून लागू थे वो यहां लागू नहीं हो पाते थे, लेकिन वक्त ने अब करवट ली है और अब पूरे देश की योजनाओं का लाभ कश्मीर के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवादियों ने सालों तक 370 को लेकर कश्मीर के लोगों को गुमराह किया और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा है। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। जे.एंड.के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्मू आया था। वहां मैंने 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। और आज इतने कम अंतराल में ही आप सबके बीच मुझे श्रीनगर आने करके आप सबसे मिलने का अवसर मिला है। आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का ये 370 हटने के बाद पहला कश्मीर दौरा है और इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें हजरत बल दरगाह विकास योजना का उद्घाटन किया गया है। हजरत बल तीर्थ एकीकृत विकास योजना है। बीजेपी और पीडीपी सरकार के वक्त ये योजना जो है उसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके साथ साथ पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है। करीब 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। गांदरबल के सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट का भी उद्घाटन हुआ है। लेकिन साथ साथ जो हजरत बल दरगाह में जिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है उसकी महत्व के बारे में आपको कुछ बता दें कि हजरत बल दरगाह जो है उसमें पैगंबर मोहम्मद के पवित्र अवशेष रखे गए हैं, ऐसी मान्यता है और यहाँ पे इसका काफ़ी महत्व है। तीर्थ यात्रियों को और पर्यटकों को इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। ये डल झील के बाएं किनारे पे बना हुआ है। इसका इतिहास 17वीं सदी का है। ये सबसे पाक धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। तो प्रधानमंत्री जो आज
जम्मू कश्मीर के दौरे पे रहे, कश्मीर पहुंचे, उनके इस आउटरीच को कैसे देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हैं और नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। नज़ीर, सबसे पहले वहां पे कश्मीर में बख्शी स्टेडियम में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, किस तरह से लोगों ने इसे रिसीव किया, कितना उत्साह दिखा वहां पर लोगों में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। 370 के हटाए जाने के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री गए और बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, खास करके हजरत बल श्राइन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी। तो वहां पे इसे कैसे देखा जा रहा है इस दौरे को? देखिए, प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण शुरू किया, तकरीर शुरू की, तो पहले ये बताया कि जिस तरह का प्यार लोगों ने यहाँ दिखाया, जो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री काफी इम्प्रेस थे। जो क्राउड वहाँ था, बड़ी तादाद में लोग बख्शी स्टेडियम में थे। उसने कहा कि वो जो मोहब्बत जो लोगों ने उससे दिखाई, प्यार दिखाया, वो जरूर उसको लौटा देंगे, वादा किया लोगों के साथ। और उसके बाद कई ऐसी चीजें बताई जिनसे वो लोगों के साथ जज्बाती तौर पे भी कनेक्ट करना चाहते थे। जैसे हजरत बल की बात आपने कही, तो उसका हजरत बल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है हजरत बल के लिए, जो काफी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, श्राइन है, उसके साथ आने वाले जो रमजान का महीना है उस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की, लोगों को मुबारकबाद दी और रमजान की अहमियत बताई, ये कितना अहम है हर एक के लिए ये पूरा महीना, जिसमें रोजे का महीना। तो उसके साथ जब सियासत की बात की तो परिवारवाद के खिलाफ जैसे वो बोल रहे हैं, और इसी तरह दोबारा यहाँ भी बोला, और यहाँ ये कहा कि परिवारवाद के साथ जो करप्शन जुड़ा है। और फिर उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक में जो धांधलियां हुई थी उस पे बात कही, और ये कहा कि जो 370 जो था, धारा 370, ये सिर्फ परिवारवाद वालों को ही फायदा देता था, आम लोगों को फायदा नहीं दे रहा था। बल्कि आज का जो जम्मू कश्मीर है, इसके लिए काफी वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे, जो आज उन्होंने देखा। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री का ये दौरा था, न सिर्फ कश्मीर में बीजेपी का जो फुट होल्ड है उसे गेन करने की एक कोशिश थी, बल्कि पूरे मुल्क में एक मैसेज भेजने की भी एक कोशिश थी कि किस तरह 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी की रैली में लोग आए हैं। गो के अपोजिशन ये क्या कहना है कि बड़ी तादाद में जो लोग थे उनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी थे। हाँ जी नजीर, मैं वापस आऊंगी आपके पास ये सवाल से कि वहां पे जो ऑपोजिशन है वो उसे कैसे देख रहा है। पर नीता, जो नजीर बात कर रहे हैं कि इससे 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री गए और वहां पे कश्मीर के लोगों से जुड़ने की तो उन्होंने कोशिश की ही, लेकिन वहां से एक पूरे देश को ये संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की वहां पर जो मजबूत पकड़ बन रही है, एक उसका भी संदेश दिया जा रहा है। तो और कई करोड़ों की परियोजनाओं का उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया है। तो उनके इस दौरे की जो अहमियत है इस समय कश्मीर जाने की, नीता। बिल्कुल नगमा, 6400 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से आने वाले समय में ये योजनाएं जो है वो कश्मीर को जो है वो इम्प्रेस अपॉन करेगी और उसके डेवलपमेंट के लिए उसका हिस्सेदार जो है वो कश्मीर भी बनेगा। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो उन्होंने 30 योजनाएं जो हैं वो प्रसाद के तहत जो है वो चालू की हैं। प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव जो है वो उसके तहत, जैसे कि आप हजरत बल के बारे में भी कह रही थी, उसी के तहत वो योजना भी शुरू करी गई है। हजरत बल में अगर हम बात करें तो बाउंड्री वॉल, अच्छी लाइटिंग, साथ में जो पाथवेज हैं और साथ में जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, मल्टी लेवल पार्किंग है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो है सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, निशात बाग भी उसके पास है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात नगमा मुझे लगी थी वो ये थी कि किस तरह से उन्होंने बोला कि जो स्वदेशी दर्शन योजना है उसके तहत उन्होंने कई परियोजनाएं जो हैं वो स्टार्ट की। देखो अपना देश के तहत उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा अच्छा एरिया है जहां पर वो विजिट करना चाहेंगे, उस एरिया को फिर डेवलप करने की कोशिश जो है वो भारत सरकार करेगी। साथ में उन्होंने गुजारिश की प्रवासी भारतीयों के साथ कि वो विदेश मुल्क के 5 फैमिलीज को जो है वो भारत भेजें हर साल, ताकि जो जम्मू कश्मीर का जो जीडीपी है उसे फायदा मिले। चलो इंडिया का उन्होंने इस पे नारा दिया है और साथ में बोला है
कि साथ में एक और जो बड़ी बात उन्होंने की है, वेड इन इंडिया। हमने देखा कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो बाहर जाकर विदेश में शादी करते हैं, लेकिन उन्होंने वेड इन इंडिया का भी एक नारा दिया है और उन्होंने गुजारिश की लोगों से कि कश्मीर जाकर जो इतने पैसे खर्चते हैं शादियों में, कश्मीर जाए, क्योंकि वहाँ की रुमानियत जो है कश्मीर की वो अलग ही है, तो वहाँ पर जाकर भी जो शादी का एक त्यौहार है वो मनाया जा सकता है। तो एक तरह से उन्होंने फॉरेन टूरिस्ट को भी और इंडियन टूरिस्ट को भी लुभाने की अपनी इस विजिट के द्वारा कोशिश की है। नगमा, पर्यटन को बढ़ावा देने की भी काफी कोशिश है वहां पर। नजीर, एक सवाल आपसे, आपने बताया कि बख्शी स्टेडियम में काफी लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री ने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो ऑपोजिशन है, जो हमला उन्होंने किया परिवारवाद पर, तो चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या वो अब्दुल्लाज हो, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? ऑपोजिशन इस पर क्या कह रही है? देखिए, ये तो कहते हैं ना, वो ओपन इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वहां बुलाया गया था और वो आए भी, और बल्कि स्कूली बसों को भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 1100 से ज्यादा बसों को लाया गया ताकि उनमें जो लोग हैं वो स्टेडियम लाया जाए, और दूसरे जो वेन्यूज जो थे उन पे भी लाया जाए, जैसे SKICC में है, और जो प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि 285 ब्लॉक्स में जो है उन जगहों पे भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, लोग खुद देख रहे हैं, वो लाखों लोगों ने देखा, जो बीजेपी का भी कहना था और प्रधानमंत्री ने भी कहा, और अपोजिशन का यह कहना है कि देखिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके इस जलसे को कामयाब बनाया। लेकिन यह भी हकीकत है कि जैसे भी हुआ, उसकी कंपोजिशन क्या थी इस जलसे की, कौन कौन लोग, अलग बात, यह सबसे बड़ा जलसा था, सबसे बड़ी रैली थी कश्मीर में धारा 370 के खत्म होने के बाद, यानी पिछले 5 साल में अगर मैंने जो देखा सबसे बड़ी रैली थी। कंपोजिशन क्या थी, कौन लोग थे, कैसे आए थे, उसको अलग छोड़ के, और इसके साथ बीजेपी ये भी एक मैसेज पूरे मुल्क में देना चाहते हैं, क्योंकि 370 को बीजेपी ने अब सेंट्रल इश्यू बनाया है। हमने 370 को हटाया, आप हमें 370 सीटें दीजिए, और फिर बूथ लेवल पे भी कहते हैं कि 370 वोट हर बूथ से बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात को बार बार बीजेपी सामने रख रही है। धन्यवाद आपका नीता और नजीर। और जैसा नजीर बता रहे हैं कि बहुत ही कामयाब ये जलसा रहा, और 370 के हटाए जाने के बाद ये सबसे बड़ा जलसा वहां पर हुआ प्रधानमंत्री का, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, और प्रधानमंत्री ने लोगों से एक भावनात्मक तौर पर भी जुड़ने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। NDTV का आज खास कार्यक्रम NDTV डिफेंस समिट था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा व्यवस्था में भारत की मजबूती पर बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार का नजरिया भारत की क्षमता पर विश्वास करने का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले की सरकारों ने देश की क्षमता पर उतना भरोसा नहीं किया, वो संशय में रहती थी, अब देश में ही मॉडर्न हथियार बनने लगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने आने वाले समय में 50,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। मीडिया के साथ सरकार के संबंधों पर बोले कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है, तो ये मीडिया में भी दिखाई देता है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रहा, ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मीडिया सरकार की नीतियों की आलोचना करती है तो उसे स्वीकार कर सुधार भी किया जाता है। बाद में NDTV के संजय पुगलिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष का कमजोर होना चिंता की बात है, और जो दल बड़ा होगा, जिसका दिल बड़ा है, उसी के साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि विपक्ष इस तरह से फेल क्यों हो रहा है? मजबूत विपक्ष सबको चाहिए। नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है। हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष भी सशक्त होना चाहिए, हमारी यह निश्चित धारणा है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कमजोर हो रहा है, उसके लिए अन्य कोई जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। आपने लोकतंत्र और विपक्ष की भूमिका के बारे में, जो कि एक निराशाजनक सी भूमिका है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, आपने जिक्र किया उसका। लेकिन मैं आप पर ये इल्जाम लगा सकता हूं कि आपकी पार्टी तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है विपक्षी नेताओं की। विपक्षी नेताओं का इंपोर्ट बीजेपी बहुत ज्यादा कर रही है। नहीं, विपक्षी नेताओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश आगे बढ़ना चाहिए, और उनको लगता है कि उनकी पार्टी इस समय देश को आगे ले जाने की स्थिति में नहीं है, और अकेले यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है, एनडीए ही देश को आगे ले जा सकती है, और अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही यह देश आगे जा सकता है। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से चल कर आ रहे हैं। ऐसे लोगों का स्वागत है।
आप लोग कितने सेंसिटिव हैं, कितने रिस्पॉन्सिव हैं, इसका एक उदाहरण ये है कि आसनसोल से एक कैंडिडेट दिया और उसके बाद 48 घंटे के अंदर आप लोगों ने बदल दिया। इसके पीछे क्या सोच रहती है? सोच तो यही है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई हमारा कार्यकर्ता हो, कोई व्यक्ति हो, ऐसा कुछ उसके द्वारा न किया जाना चाहिए, न बोला जाना चाहिए जो कि डेरिगेटरी हो, अपमानजनक हो, अथवा किसी को हर्ट करने वाला हो, किसी इंडिविजुअल को अथवा किसी सोसाइटी को अथवा किसी सेक्शन को हर्ट करने वाला न हो। यह प्रिकॉशन लेना चाहिए और इसमें हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस व्यक्ति ने स्वयं ही फैसला कर लिया। और दिल्ली में इस डिफेंस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समिट को संबोधित करते हुए जनता के बीच एनडीटीवी की विश्वसनीयता के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनडीटीवी वाइब्रेंट मीडिया कल्चर का प्रतिनिधित्व करता है। रक्षा मंत्री ने मीडिया के साथ सरकार के संबंधों पर कहा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है और ये मीडिया में भी दिखाई देता है। मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जानी जाती है। मीडिया सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी का काम करती है और यह दोनों एक दूसरे को जोड़े रखती हैं। इसलिए आज़ादी के बाद से ही हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों ने ही मीडिया की आज़ादी पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर बराबर बल दिया है। मीडिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा है, जिसका परिणाम यह है कि आज हमारे यहाँ एक वाइब्रेंट मीडिया कल्चर है और एनडीटीवी उस वाइब्रेंट मीडिया कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यदि इमरजेंसी के काले अध्याय को छोड़ दिया जाए तो मीडिया की स्वतंत्रता पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं देखा जा सकता है। वह इमरजेंसी का ही दौर था जहां मीडिया की स्वतंत्रता को दबाया गया, कुचला गया, जहां अखबारों में छपने से पहले आर्टिकल्स पढ़े जाते थे, जहां अखबारों की हेडलाइंस एक पार्टी के हेडक्वार्टर से तय होती थी, जहां सरकार का विरोध करने पर पत्रकारों को जेल भी भेजा जाता था और केवल जेल ही नहीं भेजा जाता था, मैं इमरजेंसी के दौरान स्वयं जेल में रहा हूं, पत्रकारों को प्रताड़ित भी किया जाता था। एनडीटीवी डिफेंस समिट में थल सेना अध्यक्ष भी शामिल हुए। उन्होंने नए दौर की रक्षा चुनौतियों की चर्चा की और कहा कि भारतीय सेना सारी चुनौतियों के लिए तैयार है। Our legacy challenges of unsettled borders continue. Newer threats in the conflict spectrum have added to the complexity. Grey zone actions and aggressions by our adversaries is manifesting across multiple domains, including the military, that is, on the land, air, and the maritime space. Proxy war is one such manifestation of this threat that we have been combating for years now. Consequent to all these developments, the battle space has become more complex, contested, and lethal, and shall remain so in the future. और एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद राहुल गांधी की 5 गारंटी क्या है। आज राजस्थान के बांसवाड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सभा में राहुल गांधी ने 5 गारंटियां दी हैं। नौकरी गारंटी 30 लाख नौकरियां। पहली नौकरी गारंटी, पहले ग्रेजुएट को 1 साल प्रशिक्षण और नौकरी। पेपर लीक से मुक्ति, नए कानूनों की गारंटी। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा। कानूनी गारंटी, युवा रोशनी, युवाओं के लिए स्टार्टअप फंडिंग। नहीं निकलेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को
अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं, इनकी रक्षा हो, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो। हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ममता बनर्जी टीएमसी के मार्च में शामिल हुई। ये रैली कॉलेज स्क्वायर से डोरिना क्रॉसिंग तक निकाली गई। ममता बनर्जी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर हमला बोला। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि बीजेपी के नेता मुकुटमणि अधिकारी ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित रैली में शामिल भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ गए हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। सौरभ, ये रैली जो है वो दिलचस्प है, बड़ी रैली थी, क्या कुछ हुआ? क्योंकि बंगाल में जो राजनीतिक तापमान बढ़ा है, संदेश खाली को लेकर बीजेपी और टीएमसी बिल्कुल आमने सामने है, खास करके शाहजहां शेख को लेकर, हैंडओवर करने को लेकर कल जितना हंगामा, तब आज ममता बनर्जी इस रैली में निकली हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या खबर है और इस रैली के बारे में? देखिए, आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का जो आरोप था, जो कल की रैली में प्रधानमंत्री ने बताए थे, उनका उत्तर में आज ममता बनर्जी ने ये कहा है कि देखिए, हमारे यहाँ पे अगर किसी को दोषी पाए जाते हैं या किसी के खिलाफ कोई आरोप आता है, एक्यूजेशन आता है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चाहे वो अपने दल के क्यों ना हो। और उन्होंने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो टीएमसी के नेता हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप आए हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन बीजेपी क्या करता है, बृजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन बना देते हैं और हाथरस में तो कुछ होने ही नहीं देते हैं। तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान था कल के महिलाओं को रैली में, उसके जवाब में आज अपने जो बयान है वो जारी किया है इसी रैली से। आज अगर कल प्रधानमंत्री संदेश खाली के महिलाओं से मिले थे, तो आज ममता बनर्जी ने संदेश खाली के कुछ महिलाओं के साथ पैदल चले हैं कॉलेज स्क्वायर से एस्प्लेनेड तक। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे बंगाल में महिलाएं सबसे सुरक्षित है, बंगाल जैसे राज्य में महिलाएं सुरक्षित है और यहाँ ऐसी नहीं होने दिया जाएगा, कोई अन्याय यहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा। तो ये ममता बनर्जी का बयान था। लेकिन संदेश खाली अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है, चाहे वो तृणमूल के लिए हो, चाहे वो बीजेपी के लिए हो। बीजेपी को लगता है कि संदेश खाली के विषय पर वो ममता बनर्जी का जो महिलाओं का वोटर बेस है उस पर वो कुछ डेंट बना सकते हैं। तृणमूल कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में बीजेपी को लेक्चर देना नहीं चाहिए क्योंकि उनके राज्य में जो होता है उससे वैसा कुछ तो यहाँ पे नहीं होता है, बीजेपी शासित राज्य में जो चीज़ें होते हैं। तो इसको लेकर अब दोनों दल, देखिए पश्चिम बंगाल में ये हमेशा से माना जाता है कि महिला वोटर ये तय करते हैं कि कौन से दल सत्ता में रहेंगे और अब तक महिला वोटर तो ममता बनर्जी को वोट दिए हैं। क्या बीजेपी इसको बदल सकते हैं? कोशिश जरूर है। संदेश खाली के विषय को लेकर भी कोशिश है क्योंकि संदेश खाली का विषय लगता है बीजेपी को कि ऐसा एक विषय है जिसमें महिला वोटर तृणमूल को छोड़कर बीजेपी के पास आ सकते हैं। लेकिन ये होगा कि नहीं, ये तो सिर्फ चुनाव का नतीजा बताएंगे और तृणमूल भी अपने जो रिकॉर्ड है उसको पूरी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी आक्रामक भूमिका लेकर नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिए हैं।
जी धन्यवाद। जैसा आपने कहा, कल प्रधानमंत्री ने रैली की थी और मुलाकात की थी संदेश खाली में महिलाओं के साथ। आज ममता बनर्जी भी निकली हैं महिलाओं के साथ और ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि बंगाल में कैसे महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं। और अब ये देखना है कि जो महिला वोट है यहाँ कितना डिसाइसिव होता है और किसके साथ जाता है। क्या वो अब तक ममता बनर्जी के साथ रहा है, क्या वो बीजेपी की ओर आएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पेश होने पर अब उन्हें समन जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर पेश नहीं होने के मामले में अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च के लिए समन दिया है। ईडी ने कोर्ट में दूसरी बार शिकायत की थी कि अरविंद केजरीवाल उसके समन को नहीं मान रहे और पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को अब तक ईडी ने पूछताछ के लिए 8 समन भेजे हैं, लेकिन अब तक केजरीवाल पेश नहीं हुए। आखिरी समन पर उन्होंने ईडी को कहा है कि 12 मार्च के बाद की कोई तारीख में दें, तब वो उनके सवालों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे। हालांकि ईडी आमने सामने पूछताछ करना चाहती है।